हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। देश में कोरोना के नए मामलों और एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। देश में एक्टिव केस की तादाद 10 लाख से नीचे आ गई है, जो राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,471 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए मामलों की संख्या 1 लाख से नीचे बनी हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 2726 मरीजों की मौत हुई। मौतों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अब भी चिंताजनक स्तर पर। नए मामले आने के साथ देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,95,70,881 हो गई है। देश में अब तक 3,77,031 लोगों की जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद पहली मौत की पुष्टि कर दी है। वैक्सीन लगने के चलते 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी। वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी होने या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। अब इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों का असेसमेंट करने के बाद कंफर्म किया कि एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 68 साल थी, उसकी मौत वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस से हुई थी। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। आपको बता दें कि बुजुर्ग को इसी साल 8 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। यमुनानगर में वैक्सीन अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। कम समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 2,78,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 2,32,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 46,438 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर स्पेशल ड्राइव चल रही है, तो वहीं ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर भी सिविल सर्जन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब ब्लैक फंगस के मामलों पर भी ब्रेक लगे हैं। जिले में पिछले एक हफ्ते से ब्लैक फंगस का एक भी मामला सामने नहीं आया। इससे पहले जिले में 15 मामले ब्लैक फंगस के दर्ज किए गए थे। रतिया में वैक्सीन महा मेगा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त ने शिरकत की। वैक्सीन महा मेगा कैंप में अतिरिक्त उपायुक्त SDM और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने भी शिरकत की। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस खतरनाक है। व्यक्तियों के शरीर में इसका ज्यादा संक्रमण होने से जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हर नागरिक कोविड नियमों का पालन करे और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराए। कोरोना के खिलाफ देश की जंग मजबूती से जारी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने फतेहाबाद में सीरो सर्वे की शुरुआत की। इसमें आकलन किया जाएगा कि घर पर रहकर कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की एंटीबॉडी तैयार हुई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 3 चरण बनाए हैं, जिसके मुताबिक ये लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से लिए गए सैंपल्स को जांच के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, जहां ये अध्ययन के बाद पता लगाया जाएगा कि कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के भीतर एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के हजारों लोगों की मौत के बाद अब ऑक्सीजन संकट से निपटारे के लिए प्रशासन अलर्ट है। गुरुग्राम में भी अब ऐसी जगह चिन्हित की जा रही है जहां पर ऑक्सीजन बनाकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। गुरुग्राम नगर निगम के नव नियुक्त कमिश्नर के अधिकारियों और ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत पंचकुला और करनाल में की थी, लेकिन अब गुरुग्राम में भी जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी।
मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग में राज्य सरकार ने सदस्यों की संख्या घटा दी है। लोक सेवा आयोग में अब 1 चेयरमैन और 5 सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। वहीं जिन लोगों ने दान के रूप में कोविड संबंधित उपकरण दिए थे, जिसमें जीएसटी में अब छूट मिल गई है, जीएसटी का पैसा रिफंड किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को टीसी गुप्ता को राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई कैबिनेट मंत्री के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद टीसी गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है कि प्रदेश की जनता को सभी सुविधाएं समय से मिले, जिससे जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग हो। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि टीसी गुप्ता एक काबिल अधिकारी रहे हैं। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में कमेटी ने इनके नाम का चयन किया था। मंगलवार दोपहर साइबर सिटी गुरुग्राम में झमाझम बरसात हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बरसात से तापमान में गिरावट आई। यमुनानगर में हर साल मानसून के दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। सड़कें नहरों का रूप धारण कर लेती हैं। पिछले कई सालों से यही हालात बने हैं। इसी के मद्देनजर यमुनानगर उपायुक्त ने जिले में कई इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान और डॉक्टर पर हो रहे हिंसात्मक मामलों के विरोध में डिमांड डे मनाया। इस दौरान चिकित्सा पेशे से जुड़े डॉक्टरों और कर्मियों पर हमले रोकने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए आईएमए प्रधान डॉक्टर अर्चना अग्रवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सख्त कानून बने ताकि डॉक्टरों पर हमले ना हो। इस कानून के तहत अगर कोई डॉक्टर से दुर्व्यवहार या हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। डॉक्टरों पर अत्याचार पब्लिक का ही नुकसान है। यमुनानगर में एनजीटी के आदेशों को ताक में रखकर धड़ल्ले से फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बगैर एनवायरमेंट क्लियरेंस के चले इन प्लांट्स को एनजीटी ने बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में यमुनानगर के डीसी का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। इसके लिए प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ साथ एक और टीम गठित की जाएगी। उधर मामले में राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी संज्ञान लिया है। प्रदूषण बोर्ड के रीजनल अधिकारी निर्मल कश्यप ने भी कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ न लगे, इसके चलते नॉर्दर्न रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। अब आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की टिकट के लिए 10 रुपए की जगह 30 रुपए देने होंगे। सिरसा और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। नरमा, कपास और ग्वार की फसलों के लिए बरसात वरदान है। फिलहाल नरमा कपास की फसल नहरी पानी की कमी और गर्मी की वजह से मुरझा रही थी, लेकिन अब इस बरसात ने इस कमी को पूरा कर दिया। किसान खुश दिख रहे हैं। उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी नरमा कपास की फसल के उत्पादन सकारात्मक प्रभाव के साथ उभरेंगे। कृषि वैज्ञानिक भी इस बरसात को मौजूदा फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंदोलन के चलते आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग की है। ग्रामीणों ने एक तरफ का रास्ता पूरा खोलने की मांग की ताकि खाने के सामान के वाहनों समेत छात्रों को भी रास्ता क्लियर मिले। ग्रामीणों का कहना है कि 20 तारीख को वे गांव में महापंचायत करेंगे।
दूसरी तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि 19 तारीख को जो बैठक होगी उसमें होने वाली चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तब तक आंदोलन को इसी तरह से जारी रखेंगे। भीषण गर्मी के कारण पानी की समस्या दिन पर दिन कम होने की बजाय विकराल रूप धारण करती जा रही है। ताजा मामला हांसी से सामने आया, जहां वार्ड नंबर 8 के लोग पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई न आने से परेशान हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कह रहे हैं कि कई बार अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवा चुके, कहीं सुनवाई नहीं। पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में धरना देंगे। सिरसा के गांवों में नहरी पानी की कमी के चलते ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से कई बार मुलाकात कर नहरी पानी देने की गुहार लगा चुके, बावजूद इसके अधिकारियों ने मांगों को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान किसानों ने विभाग को चेताया, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता डीपी मुवाल ने कहा कि भाखड़ा बांध में पानी के स्तर में कमी आने से 3 ग्रुप बनाए गए थे। अब 30 जून की जल सेवाएं बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा। उधर हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारू खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी की कमी की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है। कई बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन किसानों की मांग पर गंभीर नहीं है। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि किसानों ने सन 2014 से ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा कर रखे हैं, अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए विशाल जुड के समर्थन में परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों ने करनाल के सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल करनाल के गांव कलहेड़ी का रहने वाला विशाल ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में किसानों के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए। अब इस बीच कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान किया। राष्ट्रध्वज का अपमान होता देख विशाल ने ध्वजा को ऊंचा उठा दिया। इस बीच वहां झगड़ा शुरू हो गया। इस हमले में विशाल की पिटाई की गई, गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल की रिहाई की मांग को लेकर परिवार वाले सड़क पर उतर गए। सांसद संजय भाटिया से भी मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। तो शाम के डाडम गांव के सरकारी स्कूल में बड़ी चोरी का मामला सामने आया। गांव के राजकीय स्कूल में 7 क्विंटल गेहूं चोरी हो गया। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि सुबह टीचर जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल ऑफिस के ताले टूटे हुए थे। कार्यालय के अंदर देखा तो मिड डे मील के 14 कट्टे गेहूं गायब मिले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। रादौर के वार्ड नंबर 5 में 2 अलग अलग जगहों पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली वारदात को अंजाम खेड़ा मोहल्ला में दिया गया, जहां शातिर चोरों ने घर में सो रहे परिवार को कमरे में बंद कर दिया। दूसरे कमरे का ताला तोड़कर वहां अलमारी में रखी हजारों रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह जब आंख खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में कैद पाया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। जब कमरा खोलकर पास वाले कमरे में पहुंचे तो वहां अलमारी का ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। वहीं चोरी की दूसरी वारदात भी वार्ड नंबर 5 के ही माता मोहल्ले में हुई, जहां चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले शख्स के घर को निशाना बनाया। यहां भी चोर घर के एक कमरे का ताला तोड़कर गहने ले उड़े। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। ताजा मामला, बदमाशों ने एक किराना स्टोर में पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, ये सामने आया। विरोध करने पर स्टोर संचालक के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, दुकानदार को बचाने के लिए आए लोगों को डराने और बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां भी चलाई। गनीमत रही की फायरिंग के दौरान
कोई घायल नहीं हुआ। लूट की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बहरहाल खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। अंबाला में कैंट में हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हाथीखाना मंदिर के नजदीक की है, जहां बाइक सवार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 7 से 8 राउंड की फायरिंग की। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने सभी तथ्यों को जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक की किसी के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। कुछ समय पहले भी उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इधर पंचकुला में 33 वर्षीय विवाहिता को फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया जा रहा है कि मृतक महिला अपने भाई की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी। हाल ही में पीजीआई में इलाज के दौरान उसकी भाई की मौत हो गई थी। परिजनों ने जब महिला के शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। करनाल के पनौड़ी गांव के रहने वाली एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। महिला को बचा लिया गया, लेकिन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। करनाल के पश्चिमी बाईपास स्थित अवर्धन नहर इन दिनों सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। पिछले 15 दिनों के अंदर इन महिलाओं की खुदकुशी के 3 मामले सामने आ गए। बीते 2 महीनों में जिले में करीब 10 लोगों ने नहर में कूदकर खुदकुशी की। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की मार झेलते परिवार जहां एक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, वहीं परिवारों में मनमुटाव भी आपसी झगड़ों को पनपा रहे हैं। खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि लोग अपने बच्चों को भी नहर में धक्का देने से पीछे नहीं हट रहे, जिसे लेकर मनोचिकित्सकों ने गहरी चिंता जाहिर की है। टोहाना पुलिस ने एक अज्ञात शख्स की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने शव की पहचान कर हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मृतक का साला बताया जा रहा है, जिसका नाम राजेंद्र है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें पंजाब के मानसा जिले में नहर से एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान फतेहपुरी गांव निवासी लाभ सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर लाभ सिंह के साले राजेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद राजेंद्र सिंह ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरा सच सामने रख दिया। आरोपी राजेंद्र ने बताया कि उसी ने अपने जीजा लाभ सिंह की हत्या की थी। हत्या का कारण लाभ सिंह का पत्नी के साथ झगड़ा बताया गया। गोलाचिका में पुलिस की CIA 2 टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर गांव महमूदपुर से 21 किलो अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बाजार में अफीम की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामले में अंबाला कैंट के जांडली कोला गांव का है ये मामला। 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी राम कुमार ने बताया कि बच्ची घर से सुबह से गायब थी। शाम को जब बच्ची मिली तो हालत देखकर माता पिता को शक हुआ। सुबह बच्ची के परिजनों ने बच्ची का डॉक्टर से चेकअप करवाया। बच्ची के साथ घिनौनी हरकत का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। नांगल चौधरी के गांव कमानिया के रहने वाले निशिपाल यादव माउंट एवरेस्ट को फतह करने से महज 1400 मीटर पीछे रह गए। दरअसल खराब मौसम के चलते सेना ने उन्हें वापस बुला लिया था। अगर मौसम खराब नहीं होता तो कमानिया का लाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका होता। निशिपाल यादव सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। शुरू से ही जुनूनी रहे निशिपाल ने सीआरपीएफ में कुछ अलग करने की सोच रखते हुए पर्वतारोही बनने की ठानी। सभी ने गांव के लाल को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए कहा।
निशिपाल ने गांव के लोगों के नाम संदेश भेजते हुए कहा कि गांव के लोग बिल्कुल भी निराश न हो, वे फिर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने की कोशिश करेंगे। देश में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 25 दिनों में पेट्रोल डीजल 6 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगा हो चुका। पिछले 42 दिन के अंदर 24 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तेल की महंगाई से आम आदमी परेशान है। सोने चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। पिछले हफ्ते का अंत तक दोनों ही धातुओं में अच्छी उछाल के साथ अंत हुआ था पिछला हफ्ता, लेकिन सोमवार के कारोबार में दोनों ही धातुओं में गिरावट का रुख रहा। बुलियन मार्केट में पिछले हफ्तों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। मार्च अप्रैल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सोने के भाव बढ़े थे। धातु ने कई महीने की गिरावट को रिकवर कर लिया था, लेकिन गोल्ड अब भी अपने रिकॉर्ड प्राइस से 7700 के आसपास चल रहा है। नाबालिग से रेप केस में फंसे टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को वसई सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 जून 2021 को पुलिस ने पर्ल वी पुरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने के बाद 5 जून को पर्ल वी पुरी को वसई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने पर्ल वी पुरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब आखिरकार एक्टर को जमानत दी गई है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल यहीं रुक रहे हैं।